नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 21 साल बाद देश के तटीय इलाकों में एक बार फिर सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं भीषण तबाही मचा सकती है। सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें भी इसी वजह से तैनात कर दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल में दीघा के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफानी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अम्फान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान अम्फान। अम्फान तटीय राज्यों में तबाही का तूफान। दीघा तट से 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान। अम्फान की ताकत बदल रही है और वैसे ही उसकी तस्वीर भी। जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है, ये आगाज है एक ऐसे तूफान का जो न सिर्फ परिवर्तन कर रहा है बल्कि खुद को परिवर्तित करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटे खतरे से खाली नहीं है। समुद्री तूफान अम्फान सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में मचा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने तूफानी खतरे को देखते हुए कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि 20th को आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के पास पार करेगा। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 and gusting to 185 kilometers per hour। सुपर साइक्लोन के खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे की ड्रोन से निगरानी कर रही है। मछुआरों और स्थानीय लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। अम्फान तूफान से सबसे बड़ा खतरा रेल सेवाओं को है। हावड़ा में रेल कोचों को चेन से बांधा गया है ताकि तूफानी हवाओं से रेल कोचों को कम से कम नुकसान हो। उड़ीसा के तटीय इलाकों में बालू से भरी बोरियां लगाई जा रही हैं ताकि समुद्री लहरों को बस्तियों तक आने से रोका जा सके। जगत सिंहपुर में तटीय इलाकों में बस्तियां खाली करा ली गई हैं और लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 19 टीमें बंगाल में और 15 टीमों को उड़ीसा में तैनात किया है। 6 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है जिन्हें कहीं भी एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में 21 टीमें हैं अगर रिजर्व को माना जाए तो। लाल में रिजर्व है और 19 टीमें ज़मीन पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, अपना काम कर रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में कुल 20 टीमें जिसमें से 15 डिप्लॉयड हैं
और 5 रिजर्व में हैं। हरे में आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट है, और 5 रिजर्व। 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार दोपहर तक अम्फान के दीघा और सुंदरबन के तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है। उस वक्त तटीय इलाकों में तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा भी हो सकती है। 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। 21 साल बाद एक बार फिर देश के तटीय इलाकों में तूफान का खतरा है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा के तटीय इलाके से 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जबकि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से 3 लाख लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया है। समुद्री तूफान के दोपहर में दीघा तट से टकराने के आसार हैं। भारत के समुद्र तट से टकराने से पहले ही सुपर साइक्लोन ने अपनी विनाशकारी लीला दिखानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। आंधी के साथ बारिश का दौर तेज होने लगा है। मतलब हर गुजरते लम्हे के साथ तूफानी खतरा और करीब आता जा रहा है। कोलकाता और दीघा में भी बारिश और आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। समुद्र की लहरें दीघा के तट तक आ चुकी हैं। इस समय तट और समुद्र के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर चुनौती ये भी है कि कितना संभव हो सके और जितना संभव हो सके दोनों उड़ीसा और बंगाल की राज्य सरकार जितना कम हो सके वो नुकसान रखने की कोशिश कर रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के साथ और उड़ीसा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ओडिशा में करीब 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से खाली कराया गया है। एमएमएस के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें और नौकाएं लगातार समुद्री इलाकों में गश्त कर रही हैं। पोर्ट्स ऑलरेडी खाली कर दिया है। धामरा पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड गोपालपुर पोर्ट, तीनों पोर्ट के वेसल सभी शेल्टर स्टेशन में निकल गए हैं। इस एरिया से निकल के नीचे के साउथ साइड में चला गया। पश्चिम बंगाल में भी करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें बशीरहाट की हैं, जहां माइक से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफानी खतरे के मद्देनजर हल्दिया पोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है, लेकिन कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें कोरोना का खतरा है। गाड़ी है, रिक्शा है, उसके बाद हम सामान लेके घर में रखते हैं। जैसे वो झाड़ आएगा, काल में काला आ सकता है, इसलिए डरे हुए हैं लोग। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय इलाकों में तूफान से निपटने के इंतजामों का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और तूफान से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तटीय इलाकों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से तूफान प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। कि हम
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान करें। देश के कई और हिस्सों में भी तूफान का असर हो सकता है। तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आपने कई खबरें देखी होंगी जिसमें क्वारंटीन सेंटर में जो मरीज वहां पर हैं उनके मनोरंजन के लिए कई बार अंताक्षरी खेली जाती है, कई बार गाना गाया जाता है। लेकिन समस्तीपुर की खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में फूहड़ता देखने को मिली। जी हाँ, मरीजों के मनोरंजन के नाम पर यहाँ बार बालाएं बुलाई गई। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न वायरस का खौफ। हैरान हो जाएंगे जब पता चलेगा कि ये तस्वीर बिहार के क्वारंटीन सेंटर की है, जहां कोरोना के मरीज रखे गए हैं। ढोल नगाड़ा बज रहा है, ठुमके लग रहे हैं, सामने भीड़ थिरक रही है। रात के अंधेरे में क्वारंटीन सेंटर के इस जश्न का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दावा है कि यह तस्वीर समस्तीपुर में विभूतिपुर इलाके के एक स्कूल की है, जिसे फिलहाल क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, पर यहां सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे हवा हो गए। ऊपर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। वायरल वीडियो के साथ दावा किया गया है कि ये प्रोग्राम क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले कुछ लोगों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने मिलकर आयोजित करवाया था। रात भर नाच गाना चला और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि जिला प्रशासन ने इस तरह के किसी भी आयोजन की जानकारी से इनकार किया है, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो जांच के आदेश दे दिए गए। नहीं, मनोरंजन के वैसे कार्यक्रम नहीं। हम मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगवाया है अलग से, और स्पोर्ट्स के जो हैं वो ये कर रहे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति मनोरंजन का कार्यक्रम करे, ये इसकी अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संक्रमण फैलने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये सारी चीज़ें की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसके लिए जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये वीडियो कितना ताज़ा है और दावा कितना सही, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये मामला क्वारंटीन सेंटर का है तो फिर प्रशासन की सख्ती के नीचे ये आयोजन कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समस्तीपुर से जहांगीर आलम, आज तक। देश के अलग अलग राज्यों ने हालातों के हिसाब से गाइडलाइन जारी की है, जिसके हिसाब से काम शुरू हो चुका है। कहीं नियमों का ध्यान रखा जा रहा है तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए इस कतार को। लॉकडाउन 3 के दौरान शराब की दुकानों में लंबी लाइनें तो आपने खूब देखी होंगी। अब लॉकडाउन 4 में पान के शौकीनों का हुजूम देखिए। राजकोट की प्रसिद्ध पान की दुकान के बाहर लोग सुबह से पहुंच गए। दुकान खुली नहीं, लेकिन बिक्री के लिए। जोधपुर में सैलून की दुकानों में भीड़ देखने को मिली, जहां सारे एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। हम लोग सारे डिस्पोजल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट बाहर अपने नोटिस लगा रखा है कि कोई भी क्लाइंट जो बिना मास्क के एंट्री कर रहा है तो उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को अभी फिलहाल हमने गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से अभी एंट्री नहीं दी है। और उसके अलावा हम लोग क्लाइंट को आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करने का बोल रहे हैं। और टोटली हम लोग डिस्पोजेबल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों ने नई गाइडलाइंस क्या जारी की? दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया। कारों और दोपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को लगा कि अब वो आजादी से दिल्ली नोएडा जा सकते हैं,
जबकि यूपी में अभी तक दिल्ली से आने वालों के लिए पुराने नियम जारी हैं, जिसके आधार पर आने जाने की इजाजत दी जा रही है। देख सकते हैं कि डीएनडी पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा की तरफ जिनके पास अनुमति पास है। इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा रहा है। इस वक्त पुनीत जी वही गाड़ियां अंदर जा रही हैं जिनके पास वैध पास है, और जिनके पास पास नहीं है उनको हम लोग वापस कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों की दुकानें नोएडा में हैं और दिल्ली में रहते हैं वो लोग भी नहीं आ जा सकते? बिल्कुल नहीं, अगर पास नहीं है तो नहीं आ जा सकते। यूपी के बाजारों को भी नियमों के हिसाब से खोलने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ में करीब 55 दिनों बाद कई दुकानों से ताला हटा हो गए हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स। आप देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में हैं और यहाँ पर जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, हार्डवेयर की दुकानें हो, दवा की दुकानें पहले से खुली हुई हैं, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं ये भी खुल रही थी और धीरे धीरे मार्केट अब खुलने लगा है। रामनगरी अयोध्या में भी दुकानों के शटर खुलने लगे हैं। यहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया है। वहीं लगातार नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इसलिए सभी दुकानदार ध्यान दें, अगर इन शर्तों का पालन नहीं करते आप तो दुकानें बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कोरोना से बचाना। आपका पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उतने ही सामान दीजिए जितने लोग सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं, नहीं तो ना दीजिए। वहीं कोरोना की मार झेल रहे अहमदाबाद के बाजार भी अब खुलने शुरू हो गए हैं, जहां नियमों का खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे आने वाले हर किसी को सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से वो ख्याल रखे, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा राउंड भी बनाया गया है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको इसी राउंड में खड़े रहना है, मुंह पे मास्क लगाना है। साथ ही यहाँ पे एक डिसइंफेक्शन टनल भी रखी गई है। यहाँ पे डिसइंफेक्शन टनल में होते हुए लोग इस दुकान तक पहुँचेंगे। और बहरहाल जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज तक ब्यूरो। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। क्या है मुंबई की तैयारी, देखिए कमलेश सुतार की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। 21 मार्च को मुंबई में कोरोना का पहला मरीज मिला था। इस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को पोद्दार अस्पताल में क्वारंटीन किया गया था। अब जिस रफ्तार से मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, शहर में आइसोलेशन, क्वारंटीन सेंटर्स और मेकशिफ्ट अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामलों से जूझ रहे मुंबई में अगले 15 दिन में प्रशासन 35,000 बेड के क्वारंटीन सेंटर तैयार कर रहा है। इसके लिए स्कूल से लेकर पार्क तक हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। ये धारावी के नजदीक माहिम नेचर पार्क है। यहाँ तितली की 85 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 600 बेड का क्वारंटीन सेंटर तैयार हो रहा है। माहिम नेचर पार्क का कुछ हिस्सा 600 बेड के क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां दिन रात जोरों शोरों से चल रही है। और आप देख सकते हैं कितने बेड्स की तैयारियां यहाँ पर है। और चूंकि बेड्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए एक अलग तरीके से बेड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एकदम हल्के और मजबूत ऐसे बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं और काफी मजबूत ये बेड। इसी तरह के बेड अंदर लगाए गए जिस पर गद्दे होंगे और पेशेंट्स के लिए सुविधाएं होगी। चूंकि धारावी में ये क्वारंटीन सेंटर बन रहा है, धारावी में सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये थी कि धारावी में पब्लिक टॉयलेट्स का एक इशू सबसे ज्यादा था और इसीलिए यहाँ पर पेशेंट्स के लिए सामने जहाँ पर बेड्स की क्वारंटीन सुविधा है उसके ठीक सामने इस तरह के टॉयलेट्स बनाने का काम भी यहाँ पर दिन रात चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मजदूर यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। ये जल्द से जल्द तो अभी हमको तो कुछ 4-5 दिन में खत्म करना है। गोरेगांव का नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पहले ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। सरजेजे अस्पताल के पास स्थित रिचर्डसन एंड क्रूरास फैक्ट्री में भी 200 बेड तैयार हो रहे हैं। नेहरू साइंस सेंटर और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 100 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट को भी आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना का वायरस गरीब और अमीर के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता। अब देखिए, यह है मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स का पार्किंग लॉट। किसी जमाने में मुंबई के अमीरों की शानदार गाड़ियां यहां पर लगती थी, लेकिन अब इसे 300 बेड के एक आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और आने वाले दिनों में 500 बेड यहां पर और ऐड कर दिए जाएंगे।
MMRDA ने वुहान की तर्ज पर 1000 बेड वाला मेकशिफ्ट अस्पताल बनाकर BMC को सौंप दिया है, जिसमें 1-2 दिन में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इस मेकशिफ्ट अस्पताल के आधे बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम है। कल BKC में जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ था, वो BKC में जो है वो लगभग 1008 बेड है, जिसमें से 50% बेड जो है दैट इज 504 बेड जो है वो ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ किए गए हैं। BMC को कुछ अलग तरह की दिक्कत भी आ रही है। BMC ने सायन के प्रतीक्षा नगर में खाली पड़ी महाड़ा बिल्डिंग को क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए लिया है। इससे यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। प्रतीक्षा नगर रोड पे आज भी वो क्वारंटाइन के रिलेटिव रिश्तेदार आज भी यहाँ पे रोड पे आते हैं और पब्लिक को तकलीफ होता है। यहाँ पर पीछे बिल्डिंग के पीछे बाजू से उस तरफ एक वॉल कंपाउंड है, वहाँ से उनको पीछे से पब्लिक जा करके पीछे से खाना वगैरह उनको वहाँ पे बिस्किट का पैकेट वगैरह बिल्डिंग के पीछे से दीवार के ऊपर से फेंक देती है। खुली मैदान में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ पर टेंट वगैरह बांध करके थोड़ा सा अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी तैयारियों को लेकर कुछ भी दावे करे, पर गरीब मरीज को अस्पताल में बेड मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुंबई में, पुणे में अस्पताल बेड्स का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस समय कौन से अस्पताल में बेड उपलब्ध है और अपने पेशेंट को लेकर वो उसी अस्पताल में जाए और उनको घूमना न पड़े। इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। इन सब के अलावा BMC 350 स्कूलों में भी बेड लगाने की तैयारी कर रही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में हजारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना लिए आते हैं और कोरोना ने उनके सपने और रोजी रोटी छीन ली है। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में लॉकडाउन से बुरा हाल है। सबसे ज्यादा परेशान छोटे एक्टर और टेक्नीशियंस हैं। इस रविवार खबर आई कि टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने सुसाइड कर लिया। बताया गया कि वो डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सब टीवी के एक सीरियल से उन्हें पहचान मिली थी। लॉकडाउन के बाद से मनमीत ग्रेवाल की कोई कमाई नहीं थी। नवी मुंबई में 8,500 रुपए फ्लैट का किराया देकर पत्नी के साथ रहते थे। मनमीत 8 साल पहले दिल्ली से मुंबई आए थे। हर साल हजारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करने का सपना लिए मुंबई में कदम रखते हैं। इस समय बड़े नामों को छोड़ दें तो छोटे एक्टर, टेक्नीशियन और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग बेरोजगारी की आंच में झुलस गए हैं। फिल्म सिटी वीरान पड़ा है। सारा प्रोडक्शन मार्च से रुका हुआ है। मुंबई का फिल्म सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेंट जनरेट करता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर औसतन 10 सीरियल्स रोज शूट होते हैं, करीब 10 फिल्में होती हैं और वेब सीरीज़ के सेट यहाँ पर लगते रहते हैं। और इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब काम ठप है। इंडस्ट्री में ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस काम के बाद मेहनताना देने में कम से कम 30 दिन लगाते हैं। हमें 7 महीनों में से सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है। हमारे किसी भी एक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी टेक्नीशियन को पैसा दिया है उन्होंने, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो हेयर ताई हो, मेकअप दादा हो, ड्रेस दादा हो, किसी को भी, हमारी पूरी यूनिट में किसी को भी पैसा नहीं मिला है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक्टर्स के पैसे दे या ना दें। काफ़ी टाइम से सब अपनी मेहनत की कमाई इनसे मांग रहे हैं। आज 9-8 महीने हो चुके हैं कि पिछले 1 साल से मुझे मेरे शो का पैसा नहीं मिला जी। पिछले 1 साल से मैंने बहुत मेहनत की थी उस शो पे, और उस शो के कारण मैं कोई दूसरा शो भी नहीं ले पाई, ना तो कोई इवेंट ले पाई, ना मैं कुछ और कर पाई। मैं 2019 में ZTV के लिए एक शो कर रहा था कॉल्ड हमारी बहू सिल्क, जिसके पेमेंट अब तक नहीं हुआ। ऑल टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सबके पेमेंट्स बाकी है, सब परेशान है। मार्च में अचानक लॉकडाउन लग जाने से जनवरी तक का मेहनताना कलाकारों और टेक्नीशियनों को नहीं मिला है, जबकि बड़े स्टार लॉकडाउन में घर के अंदर ही काम करना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने घर से ही KBC का प्रोमो शूट किया। डांस दीवाने शो के लिए माधुरी दीक्षित भी घर पर ही तैयारी कर रही हैं। मुंबई रेड जोन में है। 31 मई तक चौथा लॉकडाउन कड़ाई के साथ लगा दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री को राहत के आसार नहीं नजर आ रहे। मुंबई से अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।
उड़ीसा में अम्फान की ताजा तस्वीरें आ चुकी हैं। बालासोर और भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश होनी शुरू हो गई है। इन इलाकों से ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है। आज दोपहर तक तूफान के दीघा में टकराने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही है बालासोर और भद्रक। ये ताजा तस्वीरें हैं, चूंकि अम्फान के आने से पहले जो दस्तक है इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।